नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों देखिए इकोलॉजी में आज हम देखेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 इसमें देखिए हम चेक करेंगे जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है पारतंत्र के प्रकार, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इसमें देखिए दोस्तों जो है पहला रहेगा सामान्य परिचय, दूसरे में पारतंत्र की उत्पादकता, तीसरा ऊर्जा प्रवाह, फिर पोषण स्तर, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, फिर वहाँ से देखिए आएँगे तो पारिस्थितिकी पिरामिड, पारिस्थितिकी क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी पिरामिड। अब पारिस्थितिकी पिरामिड में देख लेंगे हम, पहला हो जाएगा संख्या पिरामिड, फिर जैव भार पिरामिड, फिर ऊर्जा पिरामिड। क्या हो जाएगा? ऊर्जा पिरामिड। फिर हम आगे चलेंगे, देखेंगे पोषण चक्र। क्या देखेंगे इसमें? पोषण चक्र। पोषण चक्र में हो जाएगा गैसीय चक्र, अवसादी चक्र। आगे चलेंगे तो जल चक्र, कार्बन चक्र, फिर आगे आके देखेंगे हम ऑक्सीजन चक्र, फिर देखिए एरो के साथ हम फिर कहाँ जाएँगे? नाइट्रोजन चक्र, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनियाकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। फिर आएँगे आगे हम तो फास्फोरस चक्र, इसके बाद क्या हो जाएगा? सल्फर चक्र। क्या हो जाएगा? सल्फर चक्र। तो ये देखिए इसको 1 से 2 बार ड्रा कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। अब देखिए आगे हम देखते हैं पारतंत्र। पारतंत्र एक बेहद संरचनात्मक, कार्यात्मक और जीवन निर्वाह को संभव बनाने वाली पर्यावरणीय प्रणाली है। यह सदैव क्रियाशील रहता है, जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं पोषक तत्वों का प्रवाह तथा जैविक एवं पर्यावरणीय नियमन सम्मिलित होता है, जो सामूहिक रूप से पारतंत्र को संचालित करता है। अब इसमें देखिए पारतंत्र की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, इसका इंग्लिश जरूर याद रखिएगा। किसी पारतंत्र में हरे पादपों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय में सकल संचित जैविक पदार्थों या ऊर्जा की सकल मात्रा को उस पारतंत्र की उत्पादकता कहते हैं। पारतंत्र में उत्पादकता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। देखिए उत्पादकता के प्रकार में देखिए यहाँ पे आएगा पहले प्राथमिक उत्पादकता और दूसरा हो जाएगा द्वितीयक उत्पादकता। आप देखते हैं प्राथमिक उत्पादकता में क्या क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में उत्पादक स्वपोषी जीव एवं पादप जिस दर से सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, वह प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। हरे पेड़ पौधे को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। तो पेड़ पौधा जो है किसमें आते हैं? प्राथमिक उत्पादकता में आते हैं, जो कि हम आप भी उसी पे आश्रित हैं। अब देखिए ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर ऑब्लिक वर्ष अथवा कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर ऑब्लिक वर्ष में मापा जाता है। प्राथमिक उत्पादकता को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा है शुद्ध अथवा वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राथमिक उत्पादकों द्वारा उत्पादित रासायनिक ऊर्जा की सकल मात्रा को या कार्बनिक पदार्थ के कुल उत्पादन दर को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अब देखिए हरे पौधे के ऊतकों, ऊतकों में क्लोरोप्लास्ट, ये जरूर याद रखिएगा, में ऊर्जा संचय की प्रक्रिया जारी रहती है, जबकि दूसरी ओर ऊतकों द्वारा श्वसन क्रिया में ऊर्जा ह्रास होता है। अतः प्राथमिक उत्पादकों की श्वसन क्रिया के उपरांत बची हुई ऊर्जा या जैव भार वास्तविक या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। अब इसमें देखिए वास्तविक या शुद्ध, वास्तविक या शुद्ध, तो देखिए इसमें जो है सकल प्राथमिक श्वसन क्रिया में खर्च उत्पादकता माइनस, अब देखिए सकल प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता और माइनस श्वसन क्रिया में खर्च, श्वसन प्रक्रिया में खर्च ऊर्जा की मात्रा, ये निकाल करके शुद्ध उत्पादकता आ जाती है। अब शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जैव भार के रूप में संचित होता है, जो कि उपभोक्ताओं के भोजन के रूप में काम आता है। विश्व की औसत वास्तविक या शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन दलदली क्षेत्र या एस्चुरी में यह सर्वाधिक 2000 ग्राम 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष पाई जाती है। ये सब चीजें आपको याद रखना है, जो जो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें आ जाएगा आपका प्रति इकाई समय में
प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित तत्वों के सकल भार को जैव भार या बायोमास कहते हैं। इसे शुष्क भार के रूप में व्यक्त करते हैं। अब देखिए इसमें ए को देखो वास्तविक प्राथमिक उत्पादकता, बी को प्रति सप्ताह के रूप में यहाँ दिखाया गया है और इसको आप देख लीजिएगा, इसको देख लेना। अब देखिए आगे जो इसमें है, अब बढ़ते अक्षांशों के साथ बढ़ते अ, बढ़ते अक्षांशों के साथ शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता घटती है, जिसे ए द्वारा दर्शाया जा रहा है। इसमें उत्पादकताओं का घनत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बी जो है इसमें दिखाता है कि पारतंत्र में बढ़ते अक्षांशों के साथ शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता की दर अथवा प्रतिशतता बढ़ती जाती है, क्योंकि तापमान की अधिकता में श्वसन दर बढ़ जाती है, जिसमें ऊर्जा ह्रास अधिक होता है। स्टेटमेंट प्रश्न आएंगे। तापमान का वितरण सामान्यतः उच्च अक्षांशों पर क्या होता है, न्यून होता है। तो ये सारे टॉपिक इसमें आ सकते हैं, आते हैं। यह आता है स्टेटमेंट में। अब देखिए नेक्स्ट जो है पारतंत्र और एनपीपी का एक जो सारणी दी हुई है उसको देख लेते हैं। देखो शैवाल समूह या प्रवाल में 2500 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में 2200 है। दलदल में 2000 है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में 1600 है। ज्वारनद मुक्त में 1500, शीतोष्ण सदाबहार 1300, शीतोष्ण पर्णपाती 1200, सवाना 900, टैगा में 800, वन और झाड़िया में 700, शीतोष्ण घास के मैदान में 600 और महाद्वीपीय मग्न तट में 360, झील तालाब में 250, झील तालाब में 250। इसके बाद देखिए खुला सागर कौन सा है, खुला सागर में कितना हो जाएगा 125 और मरुस्थली में 3 से 70। ये डाटा आता नहीं बट इसको आप सब देख लीजिएगा। आप देखिए अब द्वितीयक उत्पादकता सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या क्या है। उपभोक्ताओं द्वारा प्रथम पोषण स्तर के जीवों के उपयोग से उत्पादित जैव भार की दर को द्वितीय उत्पादकता कहते हैं, अथवा उपभोक्ताओं द्वारा जिस दर से भोज्य पदार्थों का मेटाबॉलिज्म या उपापचय या स्वांगीकरण होता है, द्वितीय उत्पादकता कहलाती है। उपभोक्ताओं द्वारा प्रथम पोषण स्तर के जीवों के उपभोग से उत्पादित जैव भार की दर को द्वितीय उत्पादकता कहते हैं, अथवा उपभोक्ताओं द्वारा जिस दर से भोज्य पदार्थों का उपापचय या स्वांगीकरण होता है, उसे द्वितीय उत्पादकता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या हैं? तो पहले में देखिए हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता। हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता। दूसरा है सौर ऊर्जा की सुलभता या मात्रा। सुलभता या मात्रा। अब इसमें आगे देख लेते हैं हम। अब देखिए इसमें पारिस्थितिकी दक्षता, पारिस्थितिकी दक्षता इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। पारिस्थितिक दक्षता तात्पर्य है कि जीवों द्वारा एक पोषण के स्तर से अन्य पोषण स्तर तक ऊर्जा के परिवहन या स्थानांतरण की दक्षता से है। इसके अंतर्गत पारतंत्र से क्रमिक बढ़ने पोषण स्तरों के साथ ऊर्जा में ह्रास होता है। यह कहा जाता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। अब नेक्स्ट देखिए इसमें है ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। क्या है, ऊर्जा प्रवाह। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में क्रमबद्ध स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, एनर्जी फ्लो कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का संचयन और व्ययन ऊष्मागतिकी के दो मूल रूपों के नियमों पर आधारित है। प्रथम नियमानुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, किंतु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है। ये तो हम जानते ही हैं ऊर्जा का यह जो नियम है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, किंतु यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित की जा सकती है। ठीक इसी नियम पर हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और यही ऊर्जा आगे स्थानांतरित एवं रूपांतरित होकर पारिस्थितिकी को गत्यात्मक प्रदान करती है। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए इसमें देखिए द्वितीय नियमानुसार क्या है। इसमें देखिए ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होता जब तक कि ऊर्जा का पतन एवं क्षय किसी ऊर्जा के केंद्र से विखंडित न हो। अर्थात ऊर्जा के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होने में उसकी कुछ मात्रा का ह्रास होता है और प्रत्येक आगामी पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। अब देखिए कोशिकीय श्वसन के दौरान
मुक्त होने वाली ऊर्जा, इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित करके रख लिया जाता है, जिसका उपयोग सजीव अथवा विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। यह जैविक रासायनिक क्रिया पौधों एवं जंतुओं दोनों की कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है। क्या रहती है? निरंतर होती रहती है। अब देखिए इसमें ऊर्जा का प्रवाह मतलब चक्रण एवं पुनर्चक्रण नहीं होता तथा आहार श्रृंखला में जीव उत्पादक स्तर के जितना निकट होगा उसे उतनी अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। अब देखिए लिंडमैन का 10% ऊर्जा नियम याद रखिएगा, कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो लिंडमैन के अनुसार उत्पादक मतलब पादप वनस्पति से अंतिम उपभोक्ता तक खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर पिछले स्तर की उपलब्ध ऊर्जा का 10% भाग ही स्थानांतरित हो पाता है। शेष ऊर्जा का क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने कहा था ये? लिंडमैन ने कहा था। किसने कहा था? लिंडमैन ने कहा था। अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे पोषण स्तर, ट्रॉफिक लेवल। पोषण स्तर में देखिए क्या है कि आहार श्रृंखला फूड चेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। फूड चेन के उस बिंदु को जहां पर आहार ऊर्जा का एक वर्ग जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण होता है उसे पोषण स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला में 4 पोषण स्तर होते हैं। पहला देखिए है स्वपोषी, विषमपोषी, विषम द्वितीयक विषमपोषी और तृतीयक विषमपोषी। इनको देखिए याद रखिए ऑटोट्रोफ्स, हेट्रोट्रोफ्स, हेट्रोट्रोफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स। अब देखिए इसमें जो पेड़ पौधे शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न खूब बनता है। अब देखिए पोषण स्तर क्या है? पोषण स्तर की अन्यो अन्योन्य क्रियाओं को निम्नलिखित 3 अवधारणाओं में विभाजित किया गया है। इसे विभाजित किया गया है 3 धारणाओं में विभाजित किया गया है। देखिए जो तीनों है श्रृंखला, यहाँ से भी प्रश्न दोस्तों बहुत बनता है, इसको जरूर आप सब पढ़िएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। देखिए इसमें फूड चेन खाद्य श्रृंखला, पहला हो जाएगा खाद्य श्रृंखला, दूसरा हो जाएगा खाद्य जाल, तीसरा हो जाएगा पारिस्थितिकी पिरामिड। पारतंत्र में प्रत्येक जीव पोषण स्तर के माध्यम से दूसरे जीव से संबंधित होता है। पोषण स्तर में प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बनता है। इस प्रकार एक जीव से दूसरे जीव को खाने वाला अनुक्रम खाद्य श्रृंखला बनता है। क्या बनता है? खाद्य श्रृंखला बनता है। देखिए दूसरे दूसरे अर्थों में पारतंत्र में पोषण व्यवस्था हेतु ऊर्जा सूर्य मतलब सार्वजनिक स्रोत से ली जाती है। इससे उत्पादित ऊर्जा निरंतर एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित की जाती है। यह क्रिया खाद्य श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। देखिए यहाँ पे खाद्य श्रृंखला बनाया गया है, इसमें आप देखेंगे कि पोषण स्तर पे देखिए चतुर स्तर, तृतीय स्तर, द्वितीय स्तर, प्रथम स्तर। देखिए तृतीय उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादक। इसको देखिए श्रृंखला नीचे से ऊपर तक की पादप है। इस पौधे कौन खाता है? खरगोश या बकरी खाती है। और इनको दोनों कौन खाता है? लोमड़ी या लकड़बग्घा। और इन दोनों कौन खा लेता है? शेर खा लेता है। तो ये देखिए आपको एक श्रृंखला बना मिल रहा है ना, कि उत्पादक है, फिर प्राइमरी उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और फिर टर्शियरी। अब यहाँ देखिए जैसे कि एक श्रृंखला बना हुआ है, देखिए घास है, उत्पादक है, यह सूर्य से ले रहा है, फिर इसमें कवक शैवाल है, फिर देखिए इनको कौन खाता है? टिड्डा खाता है। यहाँ से देखिए ऊपर जाना पड़ेगा, घास है, घास देखिए कैसे सूर्य और बादल से बारिश हुई, और फिर इसमें प्राथमिक उपभोक्ता जो टिड्डा है उसको खाता है। टिड्डा को मेढक खा लेता है, और मेढक को देखिए सांप खाता है जो तृतीय उपभोक्ता है, और एक चील आ जाता है जो शीर्ष उपभोक्ता आ जाता है, और फिर इसको या बखट इसको भी डैमेज कर मिला देते हैं। तो एक श्रृंखला है, इसको 2 से 3 बार और आप सब और से देखिएगा, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। अब देखिए आदर्श खाद्य श्रृंखला का उदाहरण क्या क्या है, यहाँ देखिए बना हुआ है घास, खरगोश, लोमड़ी, शेर और देखिए प्लवक, मछली, मगरमच्छ। खाद्य श्रृंखला मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला है चारण खा पहला है चारण खाद्य श्रृंखला। कौन सी? चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन। और दूसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला, डेसर्टियस फूड चेन।
चारण खाद्य श्रृंखला हरे पौधों से प्रारंभ होकर शाक-भक्षी जीवों से होते हुए उच्च मांसाहारी जीवों तक पहुँच जाती है। इसमें सूर्य के प्रकाश पर प्रत्यक्ष निर्भरता देखी जा सकती है। और अपरद खाद्य श्रृंखला में है मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों से अपरद भक्षियों परभक्षियों तक पहुँचती है। इसमें सूर्य के प्रकाश का अप्रत्यक्ष निर्भरता पाई जाती है। अब देखिए इसमें आगे जो है इसमें देखिए आपका क्या मिला? घास है, क्या है? घास है। घास के बाद कीड़ा, मेढक, साँप, चील, ये चारण खाद्य श्रृंखला है। और देखिए अपरद है, ये डायरेक्ट भी ये डिस्ट्रॉय इनके द्वारा कर दिए जाएँगे। पहले तो एक सिस्टम ये है, अगर यहाँ से खत्म नहीं होते हैं, तो इधर से जैसे अगर घास है, घास को अगर जो है कीड़ा नहीं खाया, तो घास स्वतः मतलब जो है एक दिन सड़ जाएगी और सड़ के फिर वो मिट्टी मिल जाएगी। अपरद खाद्य श्रृंखला सूक्ष्म जीव, अपरदभक्षी और परभक्षी। ये ध्यान रखिएगा कि अगर इधर से समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो किधर से हो जाएँगे? इधर से हो जाएँगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर आप सब 2 से 3 बार देखिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से खूब बनता है। अगर प्रश्न कहीं से बनता है, तो यहाँ से खूब बनता है। अब देखिए दोनों श्रृंखलाओं के मध्य प्रमुख अंतर प्राथमिक उपभोक्ताओं हेतु खाद्य स्रोत से संबंधित है। जहाँ चारण खाद्य श्रृंखला में पादप प्रमुख स्रोत है, वहीं अपरद में मृत कार्बनिक पदार्थ है, दोनों याद रखिएगा। इसमें क्या है? पादप प्रमुख है और यहाँ पे मृत कार्बनिक पदार्थ है। अब देखिए खाद्य श्रृंखला में प्रदूषक तत्वों का संचय, तो इसमें देखिए नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स यानी निम्नीकृत प्रदूषक पोषण स्तर के प्रत्येक सोपान पर संचित हो जाते हैं और जिनके अनेक घातक प्रभाव होते हैं। इनका अध्ययन 2 भागों में बांट के किया जा सकता है। अब इसमें देखिए पहला आपका क्या है? जैव संचयन है। क्या है? संचयन। तो इसको याद रखिएगा, इसमें प्रदूषकों का एक ही पोषण स्तर पर संचयन बढ़ता है, परंतु 2 जीवों एवं प्रजातियों के मध्य जैव संचयन का स्तर अलग हो सकता है। तो विभिन्न पोषण स्तरों में प्रदूषकों का संचयन ये देख लीजिए। अब इसमें देखिए जो है क्या दिखा रहा है? जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। इसमें पोषण स्तर के बढ़ने के साथ-साथ उनमें संचित प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अर्थात जैसे-जैसे पोषण स्तर बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है इसमें खाद्य जाल। तो खाद्य जाल फूड वेब में देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला रैखिक न होकर के जटिल हो जाती है क्योंकि कुछ जीव एक से अधिक प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं तथा एक प्रकार एक प्रकार भोजन अनेक प्रकार के जीवों में पाया जाता खाया जाता है। ऐसी स्थिति में खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला सामान्य एवं रेखीय न रहकर परस्पर अंतर संबंधों के कारण अतिव्यापी खाद्य श्रृंखला में उलझ जाती है। खाद्य जाल की जटिलता एवं जैव विविधता की सूचक होती है। खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह एक दिशी किंतु बहुमार्गी होता है। याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि खाद्य जाल में ऊर्जा प्रवाह क्या होती है? एक दिशी एवं बहुमार्गी होती है। खाद्य जाल में जीवधारियों को वैकल्पिक भोज्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं जिससे पारतंत्र में अधिक स्थिरता की संभावना बनी रहती है। अब देखिए इसमें आगे देखते हैं। अब खाद्य जाल देखिए, फूड वेब। अब फूड वेब में देख लीजिए यहाँ पे पेड़ है, पेड़ के बाद देखिए जिराफ, बकरी और फिर शेर। फिर यहाँ देखिए जो थोड़ा-सा और जटिल हो गया है कि घास है, घास के बाद देखिए टिड्डा, मेंढक, फिर बाज, फिर देखिए यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, फिर देखिए इधर सुलझा है कि चूहा है, साँप है, मोर है, चीता है, ठीक है? फिर इधर देखिए झाड़ी है, फिर झाड़ी के बाद एक क्या हिरन है और इधर चीता है। तो इस टाइप से एक देखिए किस प्रकार से श्रृंखला बना हुआ है, यही बता रहा है वो, कि कई बार ये थोड़ा-सा क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। अब देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या-क्या है? तो इसमें देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना सर्वप्रथम वर्ष 1927 में चार्ल्स एटन ने दी थी, इसीलिए इसको एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। कई बार ये पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स एटन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स एटन ने दिया था। देखिए यहाँ से प्रश्न खूब बनता है, इसलिए आप सब इसको 2 से 3 बार अवश्य देख लीजिएगा क्योंकि अगर इसको न छोड़िएगा। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट हो जाएगा प्रथम पोषण स्तर को आधार मानकर उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के चित्र
द्वारा निरूपित किए जाए तो एक पिरामिड का आकार प्रदर्शित होता है। अब पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। अब पारिस्थितिकी पिरामिड के देखिए निम्न प्रकार है। पहला है संख्या पिरामिड, दूसरा है जैव भार पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा पिरामिड। अब इसमें देखिए नेक्स्ट जो है संख्या पिरामिड, नंबर पिरामिड में क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सारी चीजें आप सब 1 से 2 बार जरूर सुनिएगा। इस पिरामिड में उत्पादकों तथा क्रमिक रूप में बढ़ते पोषण स्तरों के जीवों की संख्या के मध्य संबंध दर्शाया जाता है। संख्या पिरामिड सीधा तथा उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। उदाहरण घास स्थली एवं फसल स्थली परितंत्रों के जैव संख्या पिरामिड सीधे तथा एक वृक्ष का जैव संख्या पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि वृक्ष के पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादक की संख्या मात्र एक है। क्या है? प्राथमिक उत्पादक संख्या मात्र एक है। अब यही देखिए यहाँ पे जो बनाया है इसको याद रखिएगा। यह कई बार ये डायग्राम ही पूछ लेता है, कई बार इस डायग्राम को ही पूछ लेता है। तो यहाँ से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घास के मैदान के T1 T2 T3 ऐसे बना है। पोषण स्तर और वृक्ष का देखिए ये है। यहाँ देखिए पिरामिड का नुकीला ऊपर है, यहाँ पे क्या है? नीचे है। ये याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए जैव भार पिरामिड, बायोमास बायोमास पिरामिड में क्या-क्या है? इसमें देख लीजिए कि जैव भार पिरामिड में है पारिस्थितिकी तंत्र में सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल शुष्क भार के चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण को जैव भार पिरामिड कहते हैं। जैव भार पिरामिड के आधार पर सदैव प्राथमिक उत्पादकों का भार दर्शाया जाता है तथा आधार के ऊपर के भाग में क्रमशः विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं का भार दर्शाया जाता है। जैव भार पिरामिड भी सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण जैसे वन एवं घास का मैदान। तो पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड सीधे बनते हैं, क्योंकि यहाँ उत्पादक का भार विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार से अधिक होता है, भार से अधिक होता है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट श्रृंखला के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।